हेलो, मैं निखिल पाठारे, निप्स पैरामेडिकल कॉलेज का सेंटर हेड हूँ मैं। और आज हम एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं जो रिलेटेड टू हमारे पैरामेडिकल फील्ड की दिशा से है। एक्चुअली हम एक पैरामेडिकल कॉलेज है नासिक में, जो एक रिनोन कॉलेज है, और हम चाहते हैं कि हमारे थ्रू बहुत सारी वैल्यू रिलेटेड टू पैरामेडिकल या रिलेटेड टू सेक्टर ऑफ पैरामेडिकल के जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस है या जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेस है, उस बारे में हम बहुत डिटेल में बात करना चाहते हैं, या हम एक्सप्लोर भी करवाना चाहते हैं कि क्या क्या कोर्सेस हैं। और मेजॉरिटीली आज हम फिलहाल एक ही कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, हम आगे और पॉडकास्ट लेके आएंगे जिसमें डिफरेंट कोर्स के बारे में या डिफरेंट फील्ड ऑफ पैरामेडिकल के बारे में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन आज हम प्रिसाइसली हम चाहते हैं कि आपको जो ट्रेंड में अभी चल रहा कोर्स है उसके बारे में हम प्रिसाइसली आपको बताना चाहते हैं, या हमारे जो वेल नोन रीनोन फैकल्टी जो हमारे साथ आज मौजूद है, मिस्टर सुनील सांगले जी, जो हमारे एचओडी है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के। जी हाँ, ज़रूर, हम आज रेडियोलॉजी के बारे में ही बात करने वाले हैं। रेडियोलॉजी क्या है, रेडियोलॉजी कोर्स क्या है, या क्या प्रोफेशनल फैक्टर्स है, या कैसे आप करियर आपका रेडियोलॉजी में कर सकते हैं, किस तरह से ग्रोथ पा सकते हैं। एंड फॉरमोस्ट इन सबसे भी बड़ी बात कि हम एज अ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में रह के हमारे नेशन को या हमारे सिटीजन्स को हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या सर्व कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सोशल वर्क ऑल्सो। सो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सहयोगी आए हुए हैं मिस्टर सुनील सांगले सर, आप प्लीज आपके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील सांगले और मैंने बीएससी रेडियोलॉजी कंप्लीट किया है ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स इससे। और उसके बाद नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस में मैं एचओडी ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तकरीबन 3 साल से काम कर रहा हूँ। ओके सर, बहुत अच्छा लगा सर कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको देख रहा हूँ लास्ट 3 ईयर्स से कि जिस डेडिकेशन से आप हमारा डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, इट इज़ आउट ऑफ द मोस्ट। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके बहुत क्लोज है या बहुत फेवरेट टीचर आप बोल सकते हो। कि मैं जैसे भी फीडबैक लेता हूँ जिस स्टूडेंट से, तो हाँ, एवरीवन सेज कि राइट, सुनील सर इज समथिंग फॉर अस। और सुनील सर का गाइडेंस जो है वो हमारे लिए टॉप मोस्ट है, या हम उस चीज़ को पहले प्राधान्य देते हैं कि जो सर ने कहा है और उसका सच्ची में स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है। एज अ डिपार्टमेंट हेड या एज अ सेंटर हेड, मैं ये चेंजेस देख पा रहा हूँ कि हम किस तरह से हम ग्रोथ ला रहे हैं या स्किलफुलनेस हमारे बच्चों में ला रहे हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं सर, आज एक्चुअली हम चाहते हैं कि जो भी न्यू एडमिशन्स हो रहे हैं या जो नए बच्चे हैं, लाइक जो अभी पास आउट हुए हैं, उनको अच्छी गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप देख सकते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि बाबा 12th तो हो गया है, लेकिन 12th के बाद क्या करना चाहिए, या 12th के बाद कि हम कौन से फील्ड में जाए, इन रिस्पेक्टिव कि वो इंजीनियरिंग हो या कंप्यूटर मेडिकल हो या पैरामेडिकल हो, कोई भी फील्ड हो, ऑटोमोबाइल फील्ड हो। हर एक का फैक्टर होता है या हर एक बच्चे का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। हाँ, लेकिन ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि जिसमें उनको हमें क्लियर गाइडेंस या प्रॉपर गाइडेंस मिलना एक स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनका सोचना उनके पॉइंट तक ठीक है, लेकिन उनके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है कि बाबा मुझे आगे प्रोफेशन में क्या करना है, क्या करियर लेके आना, क्या करियर में मुझे ग्रोथ करनी है, इस बारे में थोड़े से वो नॉलेजेबल नहीं रहते हैं। तो मैं वो चाहूँगा कि आप हमारे लिए प्लीज़ स्टूडेंट्स के लिए भी एक गाइडेंस प्रोवाइड करें रिलेटेड टू पैरामेडिकल और पैरामेडिकल के फील्ड में, जिस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, रेडियोलॉजी के बारे में। आप थोड़ा सा हमें, मुझे भी और हमारे सारे जो कंफ्यूज्ड बच्चे हैं उनको भी एक क्लियर गाइडेंस दें। ठीक है सर? सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा कुछ ये बताइए कि आपका इंटरेस्ट कैसे जागा सर इसमें, कि आप रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट है या रेडियोलॉजी आप करना चाहते हैं, ये इंटरेस्ट आप में कैसे आया? रेडियोलॉजी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो रेडियोलॉजी कैसा है कि पूरे वर्ल्ड में एक
एक ऐसी स्ट्रीम मानी जाती है कि जिसमें हम लोग अच्छे तरीके से करियर कर सकते हैं। तो रेडियोलॉजी स्पेशल एक डिपार्टमेंट है। हॉस्पिटल अगर हम लोग जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाने के बाद एक डिपार्टमेंट हमें वहाँ पे दिखाई देता है। उसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, लाइक जैसे न्यूरोलॉजी होता है, कार्डियोलॉजी होता है, लाइक पैथोलॉजी होता है, देन ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट्स होता है, तो ओटी डिपार्टमेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं जिसमें एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आता है। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जिसको हम लोग आई ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। ओके, मतलब जो हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स आते हैं, तो वो जो पेशेंट्स है, वो पेशेंट का हम लोग पूरा डायग्नोस करके काम, डायग्नोस करने का जो रोल है या डायग्नोस करने का जो पूरा काम है वो रेडियोलॉजी के भीतर किया जाता है। तो मेरा इंटरेस्ट जो बड़ा है, मैंने पहले से ही 12th के बाद जो डिसाइड किया था कि मुझे मेडिकल फील्ड के अंदर ही मुझे अपना करियर जो है वो करना है, और मैंने पहले से ही डिसाइड किया था कि मुझे रेडियोलॉजी के अंदर ही करियर करना है। क्योंकि रेडियोलॉजी के अंदर जो पेशेंट केयर किया जाता है या डायग्नोस्टिक जो रहता है उसमें मेरा इंटरेस्ट था पहले से ही, तो इसीलिए मैंने वो फील्ड को चूज किया। तो लाइक रेडियोलॉजी को हम लोग कैसे देखेंगे, तो रेडियोलॉजी एक हॉस्पिटल की एक अनगिनत फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, जिसमें और सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। रेडियोलॉजी तो एक डिपार्टमेंट है, लेकिन रेडियोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे सब डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। लाइक हम चाहेंगे कि उसके बारे में हाँ, बात करें। राइट। तो रेडियोलॉजी अगर आप देखेंगे तो रेडियोलॉजी जैसे कि सब डिपार्टमेंट्स उसके अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट एक्सरे डिपार्टमेंट्स आता है, उसके अलावा फिर सिटी स्कैन डिपार्टमेंट होता है, उसके अलावा एक एमआरआई डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद फिर एक डीएसए करके डिपार्टमेंट आता है जिसको हम लोग बोलेंगे डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। देन उसके बाद फिर एक मैमोग्राफी डिपार्टमेंट होता है, उसके अलावा एक अल्ट्रासोनोग्राफी जिसको सोनोग्राफी डिपार्टमेंट या यूएचडी डिपार्टमेंट बोलते हैं, वो होता है। एक न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद एक डेंटल डिपार्टमेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे सब डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी के अंदर आते हैं। तो रेडियोलॉजी एक देखेंगे तो उसमें ये सब डिपार्टमेंट आएंगे, जैसे कि एक्सरे मैंने आपको बताया, एक्सरे आता है, सिटी स्कैन आता है, एमआरआई आता है, उसके बाद जहाँ पे पेशेंट का एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी किया जाता है। आजकल पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के बहुत सारे मरीज हमें दिखाई देते हैं। तो वो जो मरीज है उनके वेसल जो रहते हैं, लाइक जैसे आर्टरी है या फिर वेंस है, उनके अंदर ब्लॉकेजेस हो जाते हैं और उसके कारण उनको हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। तो उसको डायग्नोस करने का काम यहाँ पे एंजियोग्राफी डिपार्टमेंट में हम लोग करते हैं, एंजियोप्लास्टी में करते हैं। डेंटल डिपार्टमेंट होता है, मैमोग्राफी डिपार्टमेंट होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन होता है। तो एक एक डिपार्टमेंट अगर हम लोग यहाँ पे डिटेल में जाएंगे रेडियोलॉजी के, तो रेडियोलॉजी का जो फर्स्ट डिपार्टमेंट आता है लाइक एक्सरे डिपार्टमेंट। तो एक्सरे डिपार्टमेंट बेसिकली रेडियोलॉजी का जो स्टार्टिंग है, या जिसको हम लोग बोलेंगे कि रेडियोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसकी हिस्ट्री में जाना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो रेडियोलॉजी जो स्टार्ट हुआ था वो 8 नवंबर 1895 को उसके साइंटिस्ट थे सर विलियम क्रोना डॉन्जेन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है वहाँ पे एक्सरेज क्रिएट किए थे, और वो एक्सरेज का यूज उन्होंने डायग्नोस्टिक पर्पस फिर स्टार्ट किया था। तो ऐसा रेडियोलॉजी वहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तकरीबन अभी 100 साल हो गए ये चीज को, और ये तब से ये स्टार्ट हुआ है। और रेडियोलॉजी में आजकल हमें बहुत एडवांसमेंट दिखने को मिलता है, वो भी आज हम लोग आगे देखेंगे। तो रेडियोलॉजी जो है, रेडियोलॉजी का जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है, जैसे कि एक्सरे डिपार्टमेंट है, तो एक्सरे डिपार्टमेंट जो है, तो एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर क्या किया जाता है, तो एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर जब पेशेंट आता है तो उनके एक्सरेज निकाले जाते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस। जब भी मरीज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो उनका हमें वहाँ पे डायग्नोस करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पूरा फॉर्मूला देखेंगे तो फर्स्ट इज डायग्नोसिस एंड देन सेकंड इज द ट्रीटमेंट। तो आपको पहले डायग्नोसिस करना पड़ता है, जो भी डिसीज है या जो भी कंडीशंस है उसको आपको पहले डायग्नोस करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो रिस्पेक्टिवली जो भी डॉक्टर से वो करता है। तो हॉस्पिटल के अंदर जो जनरल फिजिशियंस होते हैं वो पेशेंट को रेफर करते हैं रेडियोलॉजी के अंदर। तो एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर पेशेंट आता है कि जैसे कि हड्डियों के एक्सरे निकालने पड़ते हैं, उसके बाद कुछ वहाँ पे जो हमारे मसल्स है, मसल्स के अंदर कुछ स्ट्रेन आ जाता है, या कुछ इन्फ्लामेशन जैसे हम लोग उसको स्वेलिंग बोलते हैं वो हो जाता है, जैसे कि हमारे जॉइंट है तो फिर वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। या फिर हमारा चेस्ट एक्सरे है, उसके अंदर फिर बहुत सारे कंडीशन है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है, या फिर प्यूरल इफ्यूजन होता है, लंग के अंदर होता है, कफ होता है। तो ऐसे कॉमन कंडीशन हमारे चेस्ट के अंदर होते हैं, तो उसके लिए भी हमें चेस्ट एक्सरे करना पड़ता है। अदरवाइज जो हमारे बॉडी के पार्ट्स है उनके अंदर अगर हमें वहाँ पे फ्रैक्चर्स होते हैं, डिसलोकेशन होता है, स्वेलिंग होता है,
तो ये चीज़ें देखने के लिए एक्सरे पेशेंट को वहाँ पे किया जाता है, और फिर वहाँ पे जो रिस्पेक्टेड पर्सन काम करता है एक्सरे के अंदर, तो फिर उसको रेडियोग्राफर हम लोग बोलते हैं। वो रेडियोग्राफर वहाँ पे पेशेंट के एक्सरे करने का काम करता है। ओके, उसमें मशीन्स का भी रोल होता है, मशीन्स को ऑपरेट करना या टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो मशीन को ऑपरेट करके फिर वहाँ पे पेशेंट का डायग्नोस करके देना ये टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहाँ पे सेकेंड डिपार्टमेंट में अगर आप आएंगे या सेकेंड डिपार्टमेंट देखेंगे तो फिर वो होता है सीटी स्कैन डिपार्टमेंट। तो व्हाट इज मीन बाय सीटी स्कैन? तो सीटी स्कैन मतलब क्या है कि उसको अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सीटी स्कैन, तो सीटी मीन्स कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी मीन्स कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। तो टोमोग्राफी मीन्स, तो टोमो मीन्स क्रॉस सेक्शन एंड ग्राफी मीन्स उसके इमेजेस हम लोग क्रिएट करते हैं। एक सिंपल भाषा में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोग पाइनएप्पल खाते हैं, आप भी खाते रहेंगे। तो पाइनएप्पल जो रहता है वो पाइनएप्पल हमें बाहर से बहुत अच्छे तरीके से दिखता है। हम लोग मार्केट में जाते हैं और पाइनएप्पल खरीद के लेके आते हैं, तो पाइनएप्पल हमें बाहर से बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है। तो जैसे पाइनएप्पल है, आप समझ लो कि हमारी बॉडी एक पाइनएप्पल। ओके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि हमें लग रहा है कि भाई पाइनएप्पल बहुत अच्छा है, तो हम लोग उनके क्या करते हैं, हमको वो पाइनएप्पल को खाना है, तो हम लोग उनके स्लाइसेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं वो पाइनएप्पल के। तो जैसे ही हम लोग स्लाइसेस बनाते 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 बीच में आ जाते, पता चल जाता है कि बीच में पाइनएप्पल खराब है। हमें बाहर से पता चला क्या कि पाइनएप्पल अंदर खराब है? नहीं। तो हमें कैसे पता चला? तो जब हम लोग ने वो पाइनएप्पल के स्लाइसेस किए और जैसे ही स्लाइसेस करते करते अंदर गए तब पता चला कि पाइनएप्पल अंदर से खराब है। तो उसी तरीके से है, इसको ही हम लोग बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। हमारी बॉडी भी एक पाइनएप्पल जैसी है, बाहर से तो हमें दिख रहा है कि बॉडी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कितनी खराबी है ये अगर आपको जानना है तो वो सीटी स्कैन में क्रॉस सेक्शनल इमेजेस हम लोग क्रिएट करते हैं। सीटी स्कैन के अंदर हम लोग स्कैनिंग करते हैं। एक मशीन होती है और मशीन के अंदर जब पेशेंट को इंसर्ट किया जाता है, वहां पे मशीन के अंदर डाला जाता है, तो उसके बाद वो मशीन आपको पर्टिकुलर वो बॉडी पार्ट के क्रॉस सेक्शनल इमेजेस 3 प्लेन में करके देते हैं, जैसे कि एक्सियल, कोर्नल और सैजिटल। हर एक एंगल से आपको वहां पे वो बॉडी के अंदर जो भी डिसीज है या जो भी कंडीशंस है ना वो पता चल जाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सीटी स्कैन। तो बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये है कि डिफरेंस बिटवीन सीटी स्कैन एंड एमआरआई। सीटी स्कैन इसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे क्रॉस सेक्शनल इमेजेस होते हैं। तो एमआरआई मतलब क्या होता है? तो एमआरआई मतलब वहां पे एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सीटी स्कैन में हम लोग क्रॉस सेक्शनल इमेज क्रिएट करते हैं, वैसे ही हम लोग एमआरआई के अंदर वहां पे क्रॉस सेक्शनल इमेजेस क्रिएट करते हैं। तो सीटी स्कैन के अंदर जो है वहां पे दोनों में फर्क अगर आप देखेंगे, सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या फर्क है? तो सीटी स्कैन में फर्स्ट ये फैक्टर आता है कि सीटी स्कैन में रेडिएशन यूज किया जाता है, वही एमआरआई में हम लोग इंस्टेंट ऑफ रेडिएशन मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। ओके, एंड सेकेंडली सीटी स्कैन किसका किया जाता है? जो मोस्टली ट्रॉमा पेशेंट है, जो पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, तो वहां पे जहाँ पे हमें बोनी स्ट्रक्चर भी देखना है, बॉडी के बोनी फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन देखना है, और उसके साथ साथ सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग या सॉफ्ट टिश्यू जो इंफ्लेमेशन ब्लीडिंग हुआ है वो देखना है, तो उसके लिए ऐसे पेशेंट का हम लोग सीटी स्कैन करवाते हैं। क्योंकि वो सीटी स्कैन के अंदर दोनों भी आपको अच्छे तरीके से दिखता है, क्योंकि सीटी स्कैन में दोनों विंडो होते हैं, एक सॉफ्ट टिश्यू विंडो होता है और मिडस्कुलर विंडो। ओके, विंडो मतलब वहां पे हमें इमेज क्लियर दिखती है, तो सीटी स्कैन के अंदर ये दोनों भी विंडो होता है। तो हम लोग ऐसे मानते हैं कि जहाँ पे हमें बोनी स्ट्रक्चर उसके साथ साथ सॉफ्ट टिश्यू देखना है, तो फिर ऐसे पेशेंट को हम लोग सीटी के लिए प्रेफर करते हैं। और जहाँ पे सिर्फ हमें लाइक मस्कुलर स्केलेटन या फिर जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर देखना है, ओके, तो जहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसका फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट अगर होता है तो ऐसे पेशेंट को हम लोग वहाँ पे सीटी ब्रेन या सीटी हेड के लिए भेज देते हैं। उसको अगर सर पे मार लगी है, सर पे इंजरी हुई है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीटी स्कैन के लिए रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें स्कल का जो फ्रैक्चर है वो भी देखना है, उसके साथ साथ वहाँ पे ब्रेन को कुछ शॉक लगा है क्या या ब्लीडिंग हुई है क्या वो भी देखना है। तो ये आपको सीटी स्कैन में क्लियर दिखेगा। लेकिन वही इंस्टेंट ऑफ ट्रॉमा पेशेंट, वहाँ पे अगर सिर्फ पेशेंट को हेड पेन है, सिर्फ उसको माइग्रेन या सीवियर हेड पेन होता है, तो ऐसे पेशेंट को सीधा सीधा हम लोग एमआर के लिए रेफर करते हैं। तो जहाँ पे कोई ट्रॉमा नहीं है, ऐसे पेशेंट को हम लोग सीटी हेड, सीटी ब्रेन के लिए रेफर करेंगे। ये दोनों में फर्क होता है। ओके, ट्रॉमा है तो सीटी के लिए रेफर करेंगे, और अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल वहाँ पे पेशेंट का हिस्ट्री रहेगा, तो फिर हम लोग ऐसे पेशेंट को एमआरआई के लिए रेफर करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है सीटी स्कैन और एमआरआई के अंदर। उसके बाद सीटी स्कैन के अंदर कंप्लीटली स्कैनिंग की जाती है, एमआरआई के अंदर उसी जगह पे हम लोग सीक्वेंसेस का यूज करते हैं।
Okay. सिटी स्कैन के अंदर वहाँ पे हम लोग रेडिएशन यूज करते हैं, उसके साथ साथ कॉन्ट्रास्ट यूज किया जाता है। एमआरआई के अंदर भी हम लोग वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स सीक्वेंस, रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल प्लस हम लोग कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं। ओके, तो ये तीनों डिपार्टमेंट जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, इसको मेजर डिपार्टमेंट्स माना जाता है रेडियोलॉजी में, जैसे कि एक्सरे है, सिटी स्कैन है और एमआरआई है। ओके, मतलब ये डिपार्टमेंट वाइज चलने वाला है। राइट, या हम बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी टू टर्शरी प्राइमरी टू टर्शियरी, राइट पार्ट हो सकता है। राइट। राइट, और मतलब ये ऐसे डिपार्टमेंट है कि हॉस्पिटल के अंदर चाहे वो ब्रेन का पेशेंट रहने दो, ब्रेन से लेके मतलब हमारे बॉडी पार्ट, जितने भी बॉडी पार्ट है हॉस्पिटल के, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, उसके सब पेशेंट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई ना कोई तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं, ये सब डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो एक्सरे डिपार्टमेंट रहने दो, सिटी स्कैन रहने दो या फिर एमआरआई। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट या जो रेडियोलॉजी पर्सन है, ये एक चित्रगुप्त की तरह है। राइट, चित्रगुप्त की तरह। भाई सारा कच्चा चिट्टा पूरा यहीं पे हमें पता चलेगा पूरा कि बाबा हमारे बॉडी में कहाँ पे डिफेक्ट है। राइट, कहाँ पे डिफेक्ट, और ये हेल्प आउट करता है जो भी आगे जाके इनको ट्रीट करने वाले हैं, तो उनके लिए हेल्प आउट होगा। क्योंकि डायरेक्टली जैसे आपने एग्जांपल दिया कि बाबा पाइनएप्पल बाहर से आपको एक्चुअल नॉर्मल लग रहा है, बट इंटरनल क्या इश्यूज है, राइट, ये जो डॉक्टर उसको ट्रीट करने वाला है उसको भी पता नहीं होता है। राइट, वो पूरी तरह से डिपेंड बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि पूरी तरह से हमारे ही रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस या हमारे जो भी ग्राफ्स है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से मिलने वाली रिपोर्ट से उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तब जाके वो उसकी लाइन ऑफ एक्शंस बना पाएगा। राइट, तब तक वो वेगली कोई काम नहीं कर पाएगा। राइट, राइट। तो इसमें भी और एक चीज मैं नोट करना चाहता हूँ कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के तीनों डिपार्टमेंट्स अभी हमने डिस्कस किए, लेकिन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के ये जो जितने भी डिपार्टमेंट्स है, तो इसमें इतनी वैरायटी है। चाहे आप अगर एक्सरे डिपार्टमेंट भी लेंगे, सिटी स्कैन भी लेंगे या फिर एमआरआई लेंगे, तो ये जो डिपार्टमेंट्स है इनके अंदर जो मॉडलिटीज यूज की जाती है, इनके अंदर भी बहुत वैरायटी है। ओके, लाइक जैसे एक्सरे डिपार्टमेंट अगर आप देखेंगे तो एक्सरे डिपार्टमेंट में मल्टीपल टाइप्स की मशीन आती है। एक्सरे मशीन अगर आप देखेंगे तो फिर एक पोर्टेबल करके मशीन आती है, वो एक ऐसी टाइप की मशीन है जिसको आप कैरी भी कर सकते हैं। वो मशीन को आप लेके जाके कहीं पे भी कोई भी पेशेंट का एक्सरे कर सकते हैं, जिसको पोर्टेबल एक्सरे बोला जाता है। तो पोर्टेबल एक्सरे मशीन में फिर आपकी 30 mm एक्सरे मशीन, 50 mm एक्सरे मशीन, उसके अलावा फिर 100 mm एक्सरे मशीन आती है, जो कि इनका यूज कहाँ पे होता है, तो अनेबल पेशेंट, जो पेशेंट हमारे रेडियोलॉजी एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर आके एक्सरे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, पेशेंट्स हो सकते हैं, राइट, बेड रेस्ट पेशेंट, आईसीयू पेशेंट, एनआईसीयू पेशेंट, सीसीयू पेशेंट, जो पेशेंट घर पे रहते हैं, पैलेटिव केयर में रहते हैं, अनस्टेबल पेशेंट है, हम लोग उनको अनस्टेबल पेशेंट बोल सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट के वही जगह पे जाके हम लोग एक्सरे निकाल सकते हैं। और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि एक्सरे डिपार्टमेंट में जैसे पोर्टेबल मशीन अभी आई है या पहले से है, तो उसी तरीके से आजकल मार्केट में जो है सिटी स्कैन मशीन और एमआरआई मशीन भी पोर्टेबल है। ओके, यस, मतलब वहाँ पे पेशेंट को आने के लिए जरूरत नहीं होती है, वो मशीन को लेके जाके आप वहाँ पे पेशेंट का सिटी स्कैन भी करवा सकते हैं और एमआरआई भी कर सकते हैं, और जो अनस्टेबल पेशेंट है। रेडियोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सिटी स्कैन में भी अगर आप सब मशीन देखेंगे तो फिर उसमें स्टार्टिंग होती है सिंगल स्लाइस सिटी स्कैन मशीन, देन ड्यूअल स्लाइस सिटी स्कैन मशीन, 6 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन, 16 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन, 32 स्लाइस CT scan machine, and then last is 120 slice CT scan machine. तो स्लाइस बाय स्लाइस जैसे ही मशीन बढ़ती जाती है, इसकी जो है कैपेसिटी बढ़ जाती है, रेंज बढ़ जाती है, मिनिमम टाइम में स्कैन करके, और इसमें क्वालिटी भी जो है वो आपको अच्छी मिल जाती है। ओके, ग्रेट सर। टेक्नोलॉजीज वाकई में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ थोड़ा सा ये बताएं कि जो अभी नए स्टूडेंट्स हम सोच रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, या जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड है कि बाबा इस डिपार्टमेंट में हम सच में हमें ये डिपार्टमेंट में करियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। लाइक कि बाबा इसमें एज अ पेरेंट, अब मैं एक पेरेंट की तरह कंसर्न कर रहा हूँ कि एज अ पेरेंट मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करे या उसका फ्यूचर उसमें हो, लेकिन एज अ पेरेंट मुझे ये डर भी है कि जो रेडिएशंस है, जैसे आपने भी देखा हुआ है कि बहुत सारे फैक्टर्स है रेडिएशंस के हमारे पूरे यूनिवर्स में भी, अगर आप देख सकते हो तो ये फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनके एक्सपोजर की वजह से ह्यूमंस जो है
स्पेशली नॉट ह्यूमंस, सभी के लिए रेडिएशन हार्मफुल होते हैं, फिर वो एनिमल्स हो है या मेल्स हो। तो इस प्रकार की जो चिंता है, जो पेरेंट्स की चिंता है, हम ये चाहते हैं कि ये रेडिएशंस जो निकल रहे हैं, तो वाकई में जितने भी हमारे जो ऑलरेडी वर्क करने वाले जो रेडियोग्राफर्स है, रेडियोलॉजिस्ट है, तो या सच में ये उनको उतना हार्मफुल है क्या? तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, जिसमें जो आपका क्वेश्चन है कि उसमें रेडिएशन यूज़ किया जाता है, तो रेडिएशन का कैसा है, तो रेडिएशन एक फैक्टर है। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक एक्सरे डिपार्टमेंट होता है, देन उसके बाद फिर सीटी स्कैन होता है, एक डीएसए मशीन होता है, या फिर फ्लोरोस्कोपी, ऐसे चुनिंदा 4-5 जो मशीन्स होती है मैमोग्राफी लाइक, तो ऐसे जगह पे हम लोग रेडिएशन का यूज़ करते हैं। लेकिन है कि एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एक मिसकंसेप्शन हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो क्रिएट हुआ है कि रेडिएशन ये हार्मफुल होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। रेडिएशन का कैसा रहता है कि जब भी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफिक टेक्नोलॉजिस्ट, वो एक्सरे में काम करता है, सीटी स्कैन में काम करता है, या फिर वहाँ पे डीएसए में, फ्लोरोस्कोपी में काम करता है, कहीं पे मतलब जो मशीन जहाँ पे रेडिएशन का यूज करता है, किया जाता है, वहाँ पे जो टेक्नीशियन काम करता है, वो काम करते समय जो है उसको एक शील्डिंग प्रोवाइड की जाती है। शील्डिंग मीन्स प्रोटेक्शन। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो रहता है वो फुल्ली लीड से प्रोटेक्टेड रहता है। लीड मतलब एक ऐसा कंटेंट है कि जो रेडिएशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब जब भी हम लोग रेडियोलॉजी में काम करते हैं, तो रेडियोलॉजी में काम करते समय वहाँ पे रेडिएशन प्रोटेक्शन ये मैंडेटरी और कंपल्सरी होता है। चाहे आप एक्सरे में काम कीजिए, चाहे आप सीटी स्कैन में काम कीजिए, चाहे आप डीएसए में या फिर मैमोग्राफी में काम कीजिए। रेडियोलॉजी में मैं मेंशन करूंगा कि ऐसे 2 डिपार्टमेंट है कि जहाँ पे रेडिएशन का यूज बिल्कुल भी किया नहीं जाता है। एक तो है अल्ट्रासोनोग्राफी, सोनोग्राफी डिपार्टमेंट, वहाँ पे साउंड वेव फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है, और दूसरा होता है एमआरआई। तो एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड यूज की जाती है। ऐसे 2 डिपार्टमेंट है कि जहाँ पे रेडिएशन का कोई भी रिलेशन नहीं है। दूर दूर तक हमें वहाँ पे रेडिएशन नहीं दिखाई देता है, और रेडिएशन वहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, ये हमें पहले क्लियर करना पड़ता है। ओके, अब आप जिस तरह से बता रहे हैं सर कि रेडिएशन जो हार्मफुल भी है, बट लेकिन कुछ प्रोटेक्शन के बाद वो रेडिएशंस कम हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं या पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं कि यार रेडिएशन हमारे बॉडी को टच ही नहीं करते? इसमें क्या रहता है, तो जब भी हम लोग रेडियोलॉजी में काम करते हैं, लाइक एक्सरे डिपार्टमेंट जिसमें मैंने बताया, सीटी स्कैन डिपार्टमेंट, फ्लोरोस्कोपी, ये डिपार्टमेंट में जो भी रेडियोग्राफी टेक्नीशियन काम करता है, तो मैं आपको वो पहले डिवाइसेस का नाम बताता हूँ। जो रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइस हम लोग उसको बोलते हैं, तो थायराइड शीट होती है जो कि हमारे नेक के लिए होती है, और वो हमारे कम्प्लीटली नेक को प्रोटेक्ट। आइज के लिए फिर गॉगल्स होते हैं, लीड गॉगल्स होते हैं, लीड थायराइड शीट होती है, लीड एप्रन होता है जो कि हमारे पूरे बॉडी को कवर करता है। उसके बाद लीड ग्लव्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइसेस होते हैं। जब हम लोग रेडियोलॉजी में काम करते हैं, तो ये रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइस जो है वो यूज करके हम लोग रेडियोलॉजी में काम करते हैं। एक फॉर्मूला है रेडियोलॉजी का जिसको हम लोग टीडीएस बोलते हैं। वो फॉर्मूला हमें याद रखना है, वो फॉर्मूला हमें यूज करना होता है रेडियोलॉजी में। उसको टीडीएस बोलेंगे, टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। टाइम मीन्स टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। ओके, तो टाइम मीन्स मिनिमम टाइम में एग्जामिनेशन कंप्लीट करना है और पेशेंट को एग्जिट करवाना है। डिस्टेंस मीन्स जब भी आप रेडियोग्राफी करेंगे, चाहे आप सीटी कीजिए या फिर सोनोग्राफी, चाहे आप एक्सरे कीजिए, तो वहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करके वहाँ पे पेशेंट का एक्सरे आपको करना रहता है ताकि आपको रेडिएशन ना लगे। और तीसरा रहता है शील्डिंग। शील्डिंग इज मैंडेटरी, शील्डिंग इज कंपलसरी। जब भी हम लोग रेडियोलॉजी में काम करते हैं तो हम लोग प्रोटेक्शन लेके काम करते हैं, हम लोग डिस्टेंस बना के काम करते हैं, और एक भीतर मतलब बीच में एक वॉल रहती है, एक ग्लास रहता है, उसके इस साइड में हम लोग रहते हैं, उस साइड में पेशेंट रहता है, उस साइड में रेडिएशन रहता है। हमें रेडिएशन लगने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। ओके सर, अभी मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब जो भी पेरेंट्स या जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, तो उनका ये भी क्वेश्चन है, जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन लिया है वो भी, और जिनको हम एक्चुअली जो एडमिशन लेना चाहते हैं या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, तो मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन सुना हुआ है कि मेल या फीमेल जो है वो लोग ये डिपार्टमेंट में आ सकते हैं क्या, और इसके आगे उनको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है क्या? मतलब उनको उनके बॉडी के लिए कुछ खतरनाक चीज़ है क्या, या उनको कुछ इफेक्ट हो सकता है क्या उस चीज़ से? ओके,
कैसा है कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें रेडिएशन फैक्टर रहता है, लेकिन रेडियोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो लोगों ने की है। जैसे कि रेडिएशन जो है, रेडिएशन ये फीमेल के लिए हार्मफुल होता है, ऐसा जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो उसका आंसर मैं करना चाहता हूँ। तो रेडिएशन जो है, रेडिएशन फैक्टर होता है, रेडिएशन है रेडियोलॉजी के हर एक डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होता है। ओके रेडिएशन ये सिर्फ एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर, सिटी स्कैन डिपार्टमेंट के अंदर, एंजियोग्राफी डिपार्टमेंट के अंदर, ये सब डिपार्टमेंट के अंदर होता है, या फिर मैमोग्राफी आप लेंगे। ओके तो बाकी जो हमारा सोनोग्राफी डिपार्टमेंट है या फिर हमारा एमआरआई डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग रेडिएशन का यूज ज्यादातर नहीं करते हैं। सोनोग्राफी में तो वैसे हम लोग साउंड वेव फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, ओके एमआरआई में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। ओके, तो इसमें जो है अगर हम लोग देखेंगे रेडिएशन का, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग किया है कि ये फीमेल के लिए प्रेफर नहीं की जाती, या फीमेल ये बोलते हैं कि हमें इसमें करियर नहीं करना है, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स ने या फिर स्टूडेंट ने किया है, तो उसका जो आंसर है वो मैं देना चाहता हूँ। तो रेडिएशन का डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो इसमें रेडिएशन इज पोटेंशियल डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ, नॉट फॉर ओनली फीमेल्स। ओके, रेडिएशन जो है वो सिर्फ फीमेल के लिए हार्मफुल नहीं होती है। रेडिएशन का जो इफेक्ट्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ओके, और जो बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन है, ये दोनों के लिए जो है वो हार्मफुल हो सकता है। अगर वो फीमेल के लिए जितना हार्मफुल होता है, फिर वो मेल के लिए भी उतना हार्मफुल हो सकता है। लेकिन ऐसा जो है, ये ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग रेडियोलॉजी में काम करते हैं तो एक फुल्ली, मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था कि एक फुल प्रोटेक्शन लेके, जो भी रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइसेस है वो सब प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज करके हम लोग रेडियोलॉजी में काम करते हैं। तो इसी के कारण जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की है, मैं मेरा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था और मेरी जो बैच थी रेडियोलॉजी की, तो उसमें मैं मेंशन करता हूँ कि हम लोग 3 बॉयज थे और उसमें 15 स्टूडेंट की बैच थी, जिसमें 3 बॉयज थे और 12 वहाँ पे गर्ल्स थे। और वो सब गर्ल्स आज ऑल ओवर महाराष्ट्र के, ऑल ओवर इंडिया के जो हॉस्पिटल्स है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेशन की जो हॉस्पिटल्स है, उस सब जगह पे आप खूब अच्छे तरीके से हैप्पीली काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे रेडिएशन फैक्टर है। तो रेडिएशन फैक्टर, कोई भी चीज रहती है तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। लेकिन रेडियोलॉजी में क्या रहता है, तो रेडियोलॉजी को मेजर भी किया जाता है। उसमें एक टीएलडी बैच रहता है, वो टीएलडी बैच वहाँ पे टेक्नीशियन को प्रोवाइड किया जाता है। क्या होता है ये? टीएलडी मींस थर्मोलुमिनेसेंस डोजोमीटर। और वो एक ऐसा बैच रहता है जो आपको चेस्ट लेवल पे लगाना रहता है। ओके, तो वो बैच अगर आप लगाते हैं तो वह बैच आपको कब लगाना होता है कि जब आप हॉस्पिटल में रेडिएशन एरिया में, रेडिएशन वहाँ पे जो एरिया है या जो भी डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पे जब आप काम करते हैं तो आपको खुद को कितना रेडिएशन लगता है, तो उसको काउंट करने का काम वो बैच करता है। और उसका एवरी 3 मंथ्स का रीडिंग आता है, और वो रीडिंग को भी हम लोग ट्रैक करते हैं। तो अगर पूरा रिकॉर्ड अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें आजकल दिखाई देता है कि रेडिएशन लगने के जो चांसेस है वो तकरीबन 99% इतना कम हो चुका है। तो बैच को हम लोग ट्रैक करते हैं। ओके, और इसीलिए जो है रेडिएशन का पूरा, अगर आप बीआरसी के साइड पे जाएंगे, एआरबी के साइड पे जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि रेडिएशन फैक्टर जो है वो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना सारे एडवांस मॉडलिटीज आ चुके हैं, जो एडवांस मॉडलिटीज से रेडिएशन फिल्टर होके उसकी इंटेंसिटी कम होके बाहर निकलती है। और जब भी हम लोग रेडियोलॉजी में काम करते हैं तो उसमें हम लोग एक प्रोटेक्शन लेके, एक शील्डिंग लेके काम करते हैं। उसका रेशियो अगर आप देखेंगे तो रेडियोलॉजी में जो भी मेट्रो सिटीज है, महाराष्ट्र है या फिर नासिक, मुंबई, पुणे, ये सिटी में जाएंगे तो हर एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको जेंट्स टेक्नीशियन के साथ, जेंट्स रेडियोग्राफर के साथ, उधर आपको फीमेल रेडियोग्राफर भी आपको दिखाई देगी। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो मैं दूर करना चाहता हूँ। थैंक यू। और जैसे कि मैंने आपसे वो, मतलब मेरा क्वेश्चन वो ही था कि मेल और फीमेल जो है वो इक्वली काम कर सकते हैं इस फील्ड में। तो जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी हमारे एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट अगर मैं हूँ, तो हम अगर किसी से भी गाइडेंस ले रहे हैं, हमारे पेरेंट्स तो हमारी चिंता के लिए है या हमारे करियर के लिए सोचते हैं, तो मैं पेरेंट्स से भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप डायरेक्टली ऐसा कोई डिसीजन भी मत ले, आप डिस्कस करें आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में हो
या कोई आपके डॉक्टर्स पहचान के हो, उनसे डिस्कस कीजिए, लेकिन उनसे ही ये भी डिस्कस कीजिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। सी, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप मुझे रेडियोलॉजी के बारे में कुछ बताइए, तो मैं नहीं बता पाऊंगा इतना। बराबर। जितना आपके पास वो नॉलेज है उतना मेरे पास रिगार्डिंग टू द रेडियोलॉजी मेरे पास वो नॉलेज नहीं है। हाँ, आप मुझे ऑप्टोमेट्री के बारे में पूछिए, मैं ऑप्टोमेट्री के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मैं रेडियोलॉजी के बारे में नहीं बता सकता। सो मेरी दरख्वास्त स्टूडेंट से यही रहेगी कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उस फील्ड के ही कंसर्न पर्सन से आप पूछिए, तो इसमें आपको डिसीजन लेने के लिए एक ट्रैक मिल जाएगा कि नहीं, हाँ ये रेडियोलॉजी के पर्सन है, कंसर्न पर्सन, और इनसे मुझे जो बातें पता चली है, तो वो एक ट्रैक मिलेगा। ऑप्टोमेट्री की तरफ से उनको एक ये ट्रैक मिलेगा, उसी तरह एमएलटी की तरफ से उनको एक ट्रैक मिलेगा, और ये तीनों को फिर वो बाइफरकेट करके या मेजर कर पाएंगे कि मुझे किस फील्ड में जाके मेरा करियर बनाना है या किस फील्ड में जाके मेरा प्रोफेशन बनाना है। हाँ, बस इतना बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि आप ये ध्यान में रखिए कि आप ये उन्हीं कंसर्न पर्सन से पूछिए, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस लिया हुआ है, उन्होंने ये पढ़ाई की हुई है। हाँ, ऐसा अगर मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूंगा कि बाकी सबने पढ़ाई नहीं की है, बाकी सबने भी उनके वेल डिग्रीड लिए हुए हैं, बट नॉलेज प्रोवाइडेड टू दैट फील्ड मेरे में कम है, आप में ज्यादा है एज कम्पेयर फॉर द रेडियोलॉजी। हाँ, अगर आप ऑप्टोमेट्री की बात करते हो तो मैं ऑप्टोमेट्री के बारे में मैं उस तरह से बता पाऊंगा या मैं उतनी क्लियर गाइडेंस दे पाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर मुझे रेडियोलॉजी ही करना है, इवन दो अगर हमारे पास कोई एडमिशन के लिए भी आता है, अगर वो रेडियोलॉजी के बारे में पूछता है तो मैं उसको एक सर्टन सॉर्ट ऑफ तक मैं बता सकता हूँ कि ये ऐसा ऐसा है। हाँ, लेकिन जब इन डेप्थ बात होती है तब मैं आपके पास वो उनको डिलीवर कर देता हूँ, क्योंकि उसके बारे में आप पूरी तरह से उसको नॉलेज प्रोवाइड कर पाएंगे। राइट सर, तो यही है। आशा है कि मैं स्टूडेंट्स को वही कहना चाहूँगा कि आप गाइडेंस लीजिए। अगर आपको लगता है कि गाइडेंस के लिए कोई ऐसा पर्सन नहीं है, आप हमारे पास आइए, हमारे पास वेल इंडस्ट्री ओरिएंटेड फैकल्टीज है जो जिन्होंने उनके एक्सपीरियंस बहुत सालों से दिए हुए हैं इस फील्ड में, और उनको पता है कि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से उनके लिए कौन सी फील्ड्स हैं। हाँ, हम ये नहीं चाहते हैं कि बाबा हमने जो कहा है आप वही कीजिए, आपके लिए सिर्फ ये एक गाइडेंस है जिसमें से आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट, जो प्रॉपर पॉजिटिव रिजल्ट है वो मिल पाए। राइट सर, मेरे पास भी जब स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब जब भी मुझे क्लास में भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, जो भी उन्होंने कहीं तो सुना रहता है कि मुझे ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग वो दूर करनी है लोगों की, कि बहुत बार ये सुनने को आता है कि ये जो रेडिएशन फैक्टर है, रेडिएशन फैक्टर ये फीमेल के लिए हार्मफुल होता है, फीमेल के लिए हार्मफुल होता है। तो इसका एक इथिकल और मेडिकल जो है उसका मैं क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ। तो रेडिएशन का डेफिनेशन जैसे स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया था कि रेडिएशन इज डेंजरस, रेडिएशन इज हार्मफुल, इट्स फॉर ह्यूमन हेल्थ, both for females and males. Radiation is potential danger to human health. तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि रेडिएशन पोटेंशियल डेंजर टू ओनली फॉर फीमेल, ऐसा तो नहीं है। तो मैं इसका बाइफरकेट करना चाहता हूँ। इसका साइंटिफिक ये है, जो रेडिएशन की वजह से इफेक्ट होता है ह्यूमंस को, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। देयर आर टू टाइप ऑफ इफेक्ट, first one is a genetically effect and second one is a somatically effect. Okay? Somatic effect होता है और एक second रहता है genetically effects. ये मैं scientifically आपको बता रहा हूँ। Somatic effect means soma means होता है human body, जो रेडिएशन की वजह से हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसा होता है कि वहाँ पे स्किन डैमेज हो जाना, या थोड़ा सा जो है वहाँ पे स्किन बर्न हो जाती है, लाइक ऐसे जो वहाँ पे इफेक्ट होता है, ये वो सबको पता है रेडिएशन की वजह से ऐसे इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो मेन कंसर्न है कि भाई जेनेटिकली इफेक्ट जो बोलते हैं ना हम लोग कि रेडिएशन ये जो है वो फीमेल के लिए हार्मफुल होता है, ऐसा नहीं है। ये मैं साइंटिफिकली बता रहा हूँ कि रेडिएशन इज डेंजर टू मेल ऑल्सो फीमेल। मेल में क्या रहता है, तो मेल में टेस्टिस होती है, टेस्टिस स्पर्म का प्रोडक्शन करने का काम करती है। तो मेल में वहाँ पे स्पर्म डैमेज हो सकते हैं, और फीमेल में यहाँ पे ओवरीज वहाँ पे ओयूम एग्स को प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो मेल में स्पर्म डैमेज हो सकते हैं और फीमेल में वहाँ पे जो है ओयूम मतलब जो एग्स है वो डैमेज हो सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि रेडिएशन बोथ के लिए, मतलब मेल के लिए भी हार्मफुल हो सकता है और फीमेल के लिए वहाँ पे भी हार्मफुल हो सकता है। तो ये जो मिस अंडरस्टैंडिंग है वो मैं दूर करना चाहता हूँ कि ये मतलब ओनली फीमेल को हार्मफुल है, ऐसा नहीं होता है।
अगर मेल भी नहीं बोलता है कि मैं काम नहीं करूंगा रेडियोलॉजी में, या फीमेल नहीं बोलती है कि Right, मैं रेडियोलॉजी में right, काम right. करूंगा, तो ऐसा नहीं चलता है। वो जो हमारे थॉट्स है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है Right. और इसीलिए हमें और दोनों को बहुत भी सारी साथ, एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी है ना बहुत सारे सर, एडवांस कि टेक्नोलॉजी सबको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सबको हम लोग हाँ। रिवेंट कर सकते हैं। हाँ। और आप एक ही बार में सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप एक ही बार रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट विजिट तो कीजिए, वहाँ पे देखिए तो सही कि किस बराबर। तरीके से काम चलता है। राइट। रेडियोलॉजी में मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि एक ऐसे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है कि वहाँ पे सिर्फ फीमेल की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि एक डिपार्टमेंट होता है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी डिपार्टमेंट में हम लोग वहाँ पे फीमेल ब्रेस्ट के एक्सरे निकालते हैं। राइट। जिनके ब्रेस्ट पेन होता है या ब्रेस्ट के अंदर वहाँ पे लंप गांठ लम्स होती हो है, जाती है। राइट। तो वहाँ पे तो मेल अलाउड नहीं होता है। नहीं। वहाँ पे मेल डॉक्टर भी अलाउड नहीं है, वहाँ पे मेल टेक्नीशियन भी अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे सिर्फ जो फीमेल रेडियोग्राफर है, फीमेल मैमोग्राफर है, उनको ही वहाँ पे अलाउ किया जाता है। बराबर। ओके, तो ऐसा रहता है। एक जो मैं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है रेडियोलॉजी रिलेटेड या रेडिएशन रिलेटेड, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। तो रेडिएशन इज पोटेंशियल डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ, नॉट फॉर ओनली फीमेल, ये ऐसा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। थैंक यू। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एज अ स्टूडेंट अगर मुझे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में या रेडियोलॉजी में मुझे प्रोफेशन करना है, तो मैं ऐसे कौन से प्रोग्राम को चूज करूँ या ऐसा कौन से कोर्स प्रोग्राम के लिए मैं जाऊँ जिसपे मुझे ये सारे डिपार्टमेंट्स में भी काम, मतलब इन सारे डिपार्टमेंट्स का मुझे स्टडी भी हो, ये भी मिले, और मैं भी उस चीज़ में निपुणता या क्या बोलते हैं एक्सपर्टी जो है मेरी, वो पूरी तरह से मुझे मिल जाए। कोर्स ऐसा कौन सा हो जिसमें मुझे वो एक्सपर्टी मिल पाए। तो इसमें जो है, इसमें रेडियोलॉजी को अगर अच्छी तरीके से आपको करियर बनाना है रेडियोलॉजी में, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं कि अब, या बहुत सारे लोगों से हम लोग सुनते हैं कि आप डिप्लोमा कर ले लो या आप डिग्री कर लीजिए। तो मैं पहले तो दो चीज़ों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ओके। पहली चीज़ है कि डिप्लोमा, और सेकेंड इज डिग्री। ओके। तो डिप्लोमा मीन्स क्या रहता है कि वहाँ पे आपको लिमिटेशन आपके ऊपर आ जाते हैं। ओके, लाइक मीन्स डिप्लोमा इन एक्सरे अगर आप करते हैं या फिर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी अगर आप करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक लिमिटेशन रहता है कि आप एक्सरे तक ही सीमित रहेंगे, आप सिर्फ एक्सरे के अंदर ही काम कर सकते हैं। ओके। लेकिन अगर आप वही डिग्री के अंदर अपना करियर करते हैं, मतलब जो एक पर्टिकुलर डिग्री है, जैसे कि अभी जो ट्रेंडिंग में है, या जो डिग्री सबके लिए बहुत ईजी होती है और सबके लिए बहुत अच्छी है, जो डिग्री जिसका डिमांड आज हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत अच्छा है, जो डिग्री को मैं मेंशन करना चाहता हूँ, वो डिग्री का नाम है बैचलर ऑफ वोकेशन। बैचलर ऑफ वोकेशन ये अच्छी डिग्री है, और बैचलर ऑफ वोकेशन ये डिग्री अगर आप अपनी कंप्लीट करते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि जितने भी रेडियोलॉजी के सब डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए, वो सब डिपार्टमेंट में आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं एज ए रेडियोग्राफिक टेक्नोलॉजिस्ट। आप मुझे एक लिस्ट आउट बता सकते हैं कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं? राइट। तो इसमें क्या रहता है कि डिग्री अगर आप करते हैं, जो डिग्री का नाम है बैचलर ऑफ वोकेशन रेडियोलॉजी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऐसे वो डिग्री का नाम है। ये 3 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें टोटल 6 सेमेस्टर पढ़ाए जाते हैं। ओके, जिसमें पूरा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वो पता रहेगा कि 12th एनी स्ट्रीम से, मतलब जो 12वीं का बच्चा है, जिन्होंने अपनी 12वीं कंप्लीट की है आर्ट्स से, कॉमर्स से या फिर साइंस से, वो अपने डिग्री जो है वो रेडियोलॉजी में निपुणता कर सकता है, वहाँ पे अपना करियर कर सकता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि वो अपना कितना एफर्ट लगाता है। तो रेडियोलॉजी अगर आप देखेंगे तो रेडियोलॉजी के सब डिपार्टमेंट जो आते हैं, जैसे कि एक्सरे डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन डिपार्टमेंट, MRI डिपार्टमेंट, मैमोग्राफी डिपार्टमेंट, DSA डिपार्टमेंट, सोनोग्राफी डिपार्टमेंट, डेंटल डिपार्टमेंट, न्यूक्लियर मेडिसिन, देन BMD बोन मिनरल डेंसिटी, तो ऐसे सब डिपार्टमेंट के अंदर आप वहाँ पे रेडियोग्राफिक टेक्नोलॉजीज करके वर्क कर सकते हैं। आफ्टर द ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ वोकेशन इन रेडियोलॉजी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एजुकेशन में अगर आप अपना आगे उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप BOK इन रेडियोलॉजी के बाद, BOK इन रेडियोलॉजी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के बाद आप अपना करियर मास्टर्स इन वोकेशनल इन रेडियोलॉजी में कर सकते हैं। उसके बाद आप MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये हुआ एजुकेशन के रिलेटेड। बाकी अगर आप जॉब प्रोफाइल देखेंगे या जॉब रिलेटेड अगर आप देखेंगे, आफ्टर द ग्रेजुएशन ऑफ BOK इन रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी,
तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एज ए एक्सरे टेक्नीशियन जॉब करने के लिए, एज अ सिटी स्कैन टेक्नीशियन जॉब करने के लिए, एज अ MRI टेक्नीशियन जॉब करने के लिए, उसके बाद एज अ DSA एंजियोग्राफी टेक्नीशियन जॉब करने के लिए, डेंटल टेक्नीशियन जॉब करने के लिए, मामोग्राफर एज अ मामोग्राफी टेक्नीशियन, इट्स स्पेशल फॉर ओनली फीमेल नॉट फॉर मेल। वहाँ पे मेल के लिए उनको अलाउड नहीं देता है। उसके बाद सोनोग्राफी में आप डॉक्टर को असिस्ट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद रेडियोलॉजी में एक पोस्ट आता है जिसको ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, RSO मीन्स रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। ओके। रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर ये पोस्ट जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे एक पोस्ट रहती है। तो वहाँ पे कौन एलिजिबल रहता है? जिनके पास तकरीबन 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है और उसके साथ साथ उसके पास ग्रेजुएट डिग्री है रेडियोलॉजी फील्ड के अंदर। तो वो RSO बनता है। उनका रोल क्या रहता है वो भी मैं मेंशन करता हूँ। तो उनका रोल क्या रहता है कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी जितने भी टेक्नीशियंस है उनके रोटेशन वाइज ड्यूटी लगाना है, मशीन के मेंटेनेंस करना है, कोई टेक्नीशियन एब्सेंट है तो उनके जगह पे काम करना है। उसके साथ साथ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है रिलेटेड टू रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, फील्ड बैच ऑल्सो, उसका मेंटेनेंस, उसका रीडिंग, पूरा उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रखना, ये पूरे काम वहाँ पे RSO के होते हैं। उनको एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग रेडियोलॉजी इंचार्ज भी या फिर रेडियोलॉजी सुपरवाइजर बोल सकते हैं। तो आपका बेनिफिट जो होता है अगर आप एज कम्पेयर टू डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट करते हैं तो इसमें आपका बेनिफिट ये होता है कि डिग्री अगर आपके पास है तो फिर आपको आगे जाके अच्छी तरीके से प्रमोशन, इंसेंटिव, पेमेंट्स और अच्छे जगह पे आप काम कर सकते हैं। जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी मशीन्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, जैसे कि सीमेंस है, तोशिबा है या फिर कोडैक है, सैमसंग है, फ्यूजीफिल्म है, ये कंपनीज के अंदर वहाँ पे एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट करके वहाँ पे टेक्नीशियन को लिया जाता है। तो वहाँ पे भी आप अपना करियर कर सकते हैं। मेडिकल इंस्टीट्यूशन में आप वहाँ पे एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर काम कर सकते हैं। और रिसर्च में आप जा सकते हैं। जो भी रेडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे आप रिसर्च में जा सकते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन में आप अपना करियर कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट वहाँ पे वे होते हैं कि वहाँ पे आप अलग अलग प्रोफेशन में काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, मुझे खुद का एक जो बिजनेस है वो ओपन करना है, तो उसके लिए आप एक खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन कर सकते हैं विद कोलैबोरेट ऑफ MD रेडियोलॉजिस्ट। ओके। तो मैं अकेले यहाँ पे नहीं काम कर सकता? अकेले कर सकते हैं। आप अपना डायग्नोस्टिक सेंटर तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो साइनिंग अथॉरिटी रहती है तो उसके लिए आपको एक MD रेडियोलॉजी जो है उनसे आपको टाइप करना पड़ता है। ठीक। अभी आपके थ्रू मुझे ये पता चला कि हम जो डिग्री है रेडियोलॉजी की ये बैचलर ऑफ वोकेशनल में करनी चाहिए। अब एज ऑफ नाउ मुझे इतना पता है कि BSc होता है, BCom होता है, BA होता है, BVoc मुझे लगता है बहुत से लोगों को ये टर्म पता नहीं है, या BVoc के बारे में अभी तक बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है या जानकारी नहीं है। तो मैं बस इतना चाहूँगा कि आप शॉर्ट में मुझे BVoc क्या है, क्योंकि बाकी सब पता है मुझे, BA है, BCom है, BSc है, ये सारा मुझे पता है, इवन MBA है, PhD होती है, ये सब पता है, लेकिन BVoc क्या है? ओके। तो BVoc, व्हाट इज मीन बाय BVoc, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार सुना है कि व्हाट इज मीन बाय BVoc। तो BVoc का क्या है कि BVoc का पूरा हम लोग पहले फुल फॉर्म जो है वो देखते हैं। BVoc का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ वोकेशन, और वोकेशन मीन स्किल। वोकेशन मीन स्किल। ओके, वोकेशन मीन स्किल होता है। तो BVoc मतलब क्या, लाइक जैसे BA, BCom और BSc होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ साइंस जो होता है, ये 3 साल की डिग्रियां होती है। ओके, जैसे BA है, BCom है या फिर BSc है, उसी तरीके से ये इक्विवेलेंट टू द BA, BCom और BSc बैचलर डिग्री ग्रेजुएट कोर्स है। ओके, मतलब अगर आप 12th के बाद BA करते हैं, BCom करते हैं या फिर BSc करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन वो पर्टिकुलर फील्ड में कंप्लीट होता है। तो उसी तरीके से अगर आप बैचलर ऑफ वोकेशन में आफ्टर द 12th BOK इन रेडियोलॉजी करते हैं, BOK इन ऑप्टोमेट्री करते हैं, BOK इन MLT करते हैं, तो आपका ग्रेजुएशन वो पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ओके, और ये रियलिटी है कि आप सबको पता है कि प्लेन अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो प्लेन ग्रेजुएशन में लाइक जैसे BA या BCom करते हैं या फिर BSc करते हैं, तो जितने जॉब्स होने चाहिए मार्केट में उतने जॉब अवेलेबल नहीं है। और ये पूरा जो एक सिस्टम्स है वो अभी गवर्नमेंट के ध्यान में भी आ चुका है। तो गवर्नमेंट ने ही अभी वहाँ पे BVoc को प्रमोट किया है। गवर्नमेंट ही बोलता है कि आपने हमारे प्यारे जो प्राइम मिनिस्टर्स है
मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, तो इनका जो मेन एजेंडा है स्किल इंडिया एंड मेक इन इंडिया, राइट तो उसको बढ़ावा जो है वो आज भी गवर्नमेंट दे रहा है। राइट तो उसी तरीके से बैचलर ऑफ वोकेशन बीओ अगर आप करते हैं तो आप किसी भी हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप जॉब करने के लिए या फिर अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप जो है मतलब खुद का बिजनेस करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। अब मुझे बहुत सा ये भी क्वेश्चन आता है सर कि बीवॉक कोर्स करने के बाद क्या मुझे गवर्नमेंट में जॉब मिलेगा, या हेल्थ केयर सेक्टर के जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड हॉस्पिटल्स है या इंस्टीट्यूशंस है, तो उसमें क्या मैं एलिजिबल हूँ? ओके, फिलहाल कैसा है कि इसमें मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया रहता है, ओके, जो भी पोस्ट निकलता है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का जो पोस्ट है जिसको हम लोग पर्टिकुलरली इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरे टेक्नीशियन और मराठी में जो पोस्ट निकलती है शिक्षक तंत्रज्ञ, तो ये जो पोस्ट निकलते हैं गवर्नमेंट के, अभी गवर्नमेंट मतलब फिर उसमें आ जाता है आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाता है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है, डीएचएस आ जाता है, तो ऐसे डिफरेंट सेमी गवर्नमेंट भी आ जाता है, कॉर्पोरेशन भी आ जाता है, तो ऐसे डिफरेंट वहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज रहती है और उनके जो हॉस्पिटल्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट निकलती है और पोस्ट के लिए वहाँ पे मोस्टली एलिजिबल जो क्राइटेरिया रहता है, तो वो क्राइटेरिया वो जो है उनका कैसे रहता है कि वो जो कास्ट है या फिर वो जो मेन कैटेगरीज हम लोग बोलते हैं, तो कैटेगरी वाइज वहाँ पे पोस्ट रहती है। ओके, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, एससी के लिए 2 पोस्ट या फिर एसटी के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट ऐसा हो सकता है। तो ऐसे कैटेगरी वाइज वहाँ पे पोस्ट रहता है और उसके साथ साथ कभी ऐसा हो सकता है कि ओपन के लिए 2 पोस्ट है लेकिन ओबीसी के लिए 1 भी नहीं है, तो आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं हो जाते हैं। ओके, एज कंपैरेटिव टू क्वालिफिकेशन मुझे क्वालिफिकेशन के हिसाब से अब मेरा कास्ट कोई भी हो, बट इज दैट दिस बीवॉक कोर्स राइट, मैं अगर कंप्लीट करता हूँ राइट, तो मैं उस एलिजिबल हूँ क्या उस पोस्ट के लिए? राइट, तो कैसा रहता है इसमें, अगर आप बैचलर ऑफ वोकेशन रेडियोलॉजी में कैसा रहता है कि वहाँ पे कैटेगरी वाइज भी पोस्ट निकलते हैं और दूसरा ये रहता है कि वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है कि वहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी वहाँ पे मैटर करता है और उसके मतलब जो क्वालिफिकेशन है वही देख के वहाँ पे वो एलिजिबल हम लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन क्वालिफिकेशन क्या मतलब कैसे क्या डिफाइन रहता है? क्वालिफिकेशन कैसा रहता है कि हर एक जो भी पोस्ट निकलती है जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है तो उसका थोड़ा सा क्वालिफिकेशन जो है क्राइटेरिया अलग होता है एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो लोग उनके पास जो जीआर है उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं। मोस्टली क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया रहता है तो वो बीएससी इन रेडियोलॉजी होता है इन गवर्नमेंट अप्रूव या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, या फिर बीएससी फिजिक्स प्लस 2 इयर्स डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, ऐसे मोस्टली उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है। तो अगर हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि मैंने ये भी देखा है कि जहाँ पे हमें क्लियरली लिखा हुआ रहता है कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, ओके, फिर आगे उसमें वो फील्ड भी दी रहती है कि एनी ग्रेजुएशन ऑफ रेडियोलॉजी एक्सरे, ऐसे ऐसे डिफाइंड रहता है। तो क्या हम इसमें ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पे भी समझिए अगर एनी ग्रेजुएट लिखा है तो उसमें बीवॉक मेंशन आता है, मतलब या बीवॉक का बच्चा अप्लाई कर सकता है? राइट, आपका जो क्वेश्चन है उसमें एनी ग्रेजुएट का अगर वहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है तो बैचलर ऑफ वोकेशन इन रेडियोलॉजी या फिर पर्टिकुलर जिसने भी बीओ कोर्स कंप्लीट किया है वो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है। हाँ, सिर्फ वहाँ पे अगर ऐसा मेंशन किया है कि एक्सरे टेक्नीशियन का पोस्ट है और फिर वहाँ पे मेंशन किया है कि बीएससी इन रेडियोलॉजी विथ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो फिर वहाँ पे वो एलिजिबल नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा क्राइटेरिया है कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, तो वहाँ पे बैचलर ऑफ वोकेशन रेडियोलॉजी या पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट है उसका कैंडिडेट, ऐसे भी हो सकता है कि बाबा बीवॉक इन रेडियोलॉजी यही स्टूडेंट के लिए, तो फिर वहाँ पे बीएससी एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, तो वो अप्लाई कर सकता है। राइट, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय ले रहा हूँ मैं सर आपका, बट मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस है या हमारे जो फ्यूचर स्टूडेंट्स है या उनके पेरेंट्स है, उनके जो भी कंसर्न क्वेश्चंस होते हैं वो फुलफिल हो, वो सेटिस्फाइड हो, और हर एक जन चाहता है कि उनका बेटा हो बेटी हो वो अच्छा करियर करे, अच्छे प्रोफेशन में जाए, कहीं पे भी उन्हें ऐसे रिग्रेट ना हो कि बाबा मैंने ये
फील्ड चूज करके गलती तो नहीं कर दी, या पेरेंट्स को कहीं पे रिग्रेट ना हो कि हमारे बच्चों को हमने ऐसे फील्ड में भेजा है जहाँ पे उनको ग्रोथ नहीं मिल पा रही। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो, इन हमारे पॉडकास्ट थ्रू उनको ये सारी इंफॉर्मेशन मिले, जिससे वो एश्योर्ड हो जाए कि ये फील्ड उनके लिए, अगर जो भी ये डिसीजन मेकिंग पे आता है कि उनको रेडियोलॉजी ही करना है, तो उनके लिए ये फील्ड एक कर्स ना बन के एक हेवन की तरह होनी चाहिए। कि बाबा जहाँ पे भी मैं आया हूँ या जिस भी फील्ड में मैं हूँ उसमें मुझे पूरी तरह से हैप्पीनेस है, जॉय है, मुझे मेरे काम करने में बहुत प्राउड भी है, और खुशी वाला माहौल भी है कि नहीं, मैं इंथुजियास्टिकली उस फील्ड में काम कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ रिग्रेट नहीं है मैंने जो भी चूज किया है। राइट। एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ सुनील सर आपसे कि ओके कि बाबा मैंने ये फील्ड में ज्वाइन कर लिया, मैंने रेडियोलॉजी में मैं आ गया हूँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में ही मुझे जाना है? तो इसका सिनेरियो ऐसा होता है क्या कि बाबा अगर मैंने गवर्नमेंट जॉब में मैं जा रहा हूँ, या अगर मैं नहीं जा पाता हूँ, समझो मेरी सीट्स नहीं लगी गवर्नमेंट जॉब में, तो मैं अपनी सर्विस नहीं करूँगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली करंट सिनेरियो अगर हम लोग देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब है ही कितने, वही एक क्वेश्चन मार्क आता है। राइट। हमारा जो इंडिया है, इंडिया की आबादी अगर आप देखेंगे 1.4 बिलियन आज हमारी इंडिया की आबादी, राइट। उसमें गवर्नमेंट जॉब्स का जो अभी करंट सिनेरियो है, तो उसमें गवर्नमेंट जॉब, पहले तो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती नहीं है। जो भी पोस्ट है उसमें करंट सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो गवर्नमेंट जॉब्स है, और जो भी गवर्नमेंट का मेन रहता है कि उसमें वो बेनिफिशियल भी देखते हैं, ऑल प्रोस्पेक्टिव सर्विस भी मिलना चाहिए। तो मोस्टली आजकल की जो गवर्नमेंट जॉब्स है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी गए हैं। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट पे भी वहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं अलग अलग जो कॉर्पोरेट कंपनीज हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, तो उनको वो कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। वही बोलते हैं कि आप वहाँ पे टेक्नीशियन को हायर कीजिए, टेक्नीशियन को मोबिलाइज कीजिए, वहाँ पे उनका रिक्रूटमेंट कीजिए और वहाँ पे उनको जो है जॉब दिलाइए। तो उससे क्या होता है कि एक जॉब एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ती है। और जो आपका मेन क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जॉब्स का, तो गवर्नमेंट जॉब्स जो रहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब निकलते कितने हैं? कोई एक पोस्ट निकलती है एक्सरे टेक्नीशियन की, कोई एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, कोई एक स्टेट के लिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो 4 या फिर 5 पोस्ट होते हैं, तो उसमें कैटेगरी वाइज जाते हैं, क्वालिफिकेशन वाइज जाते हैं। 4-5 पोस्ट के लिए कम से कम 1000 वहाँ पे एप्लीकेशन आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स मतलब जो एलिजिबल नहीं हो जाता है, तो क्या वो प्राइवेट में काम नहीं कर सकता क्या? ऐसा नहीं है। आप गवर्नमेंट में ठीक है, जो कैपेबल है, जो इंटेलिजेंट है, जिनके पास अच्छा हुनर है और जो गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करते हैं, वो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल 1000 एप्लीकेशन आते हैं, तो उसमें से 5 स्टूडेंट अगर वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पे लगेंगे, तो बाकी ने क्या करना है? तो बाकी जो 995 स्टूडेंट है, तो वो क्या घर पे बैठे रहेंगे क्या? वो क्या जॉब नहीं करेंगे क्या? क्या वो अपने नेशन के लिए कुछ वहाँ पे अपना योगदान नहीं दे सकते क्या? तो ऐसा नहीं है। आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के अंदर लोग, गवर्नमेंट के अंदर ठीक है फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी रह के आप अपने नेशन के लिए सर्व कर सकते हैं, आप अपना सर्विस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग डॉक्टर का ले लेते हैं, डॉक्टर वहाँ पे गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करता है, वो एग्जाम भी देते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता वहाँ पे वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। क्या वो डॉक्टर फिर वो मरीज का इलाज नहीं करते? क्या वो डॉक्टर फिर वहाँ पे पेशेंट का डायग्नोस करके इलाज नहीं करते? क्या वो डॉक्टर घर पे बैठे रहते हैं? ऐसा नहीं रहता है। वो बोलते हैं कि हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो अभी फेस आया था वो सिनेरियो अगर आप पीछे चले जाएंगे 2021-2000 का जो सिनेरियो था, तो उसमें हर एक जो हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉयज थे, जिनको हम लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर या अभी जो है उसको हम लोग बोलेंगे कि जिसमें फिर सबका योगदान था, जिसमें डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी थी। बराबर है, नेशन के लिए उन्होंने जो कोविड के पीरियड में जो काम किया है, यहाँ पे वहाँ पे किसी ने भी ये नहीं सोचा कि भाई मैं गवर्नमेंट में हूँ तो मैं ये पेशेंट को हाथ लगाऊंगा, या मैं प्राइवेट में हूँ तो मैं पेशेंट को हाथ नहीं लगाऊंगा, या मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट के भी नहीं हूँ, मैं प्राइवेट का भी नहीं हूँ, तो भी मैं इस पेशेंट को हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसा नहीं, एक नॉर्मल सिटीजन ने भी वहाँ पे बहुत मदद की है। राइट। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया लीडिंग इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगर आप अपना करियर जो है
वो मतलब अच्छे तरीके से रेडियोलॉजी में भी करते हैं और स्ट्रीम में भी करते हैं। मतलब जो रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजी के बारे में, मैं तो रेडियोलॉजी के बारे में अच्छे तरीके से बता पाऊंगा। तो आप नेशन के लिए या खुद के लिए भी वहाँ पे अच्छे तरीके से आपका सक्सेस जो है वो पा सकते हैं। ये गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ गवर्नमेंट में ही रह के ग्रोथ मिलती है या गवर्नमेंट में ही रह के हमें नेशन को हम लोग सर्व कर सकते हैं, ऐसी वाली बात नहीं है। आप प्राइवेट में भी रह के बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। प्राइवेट सेक्टर में भी आप अपना जो है स्किल वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। आप अपना खुद का जो सक्सेस है वो सक्सेस रेशो, सक्सेस जो रेट है वो आप बढ़ा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी जो नहीं पता थी रेडियोलॉजी के बारे में, वो आपसे मुझे पता चली। हाँ, काउंसलिंग के टाइम पे मैं बताता हूँ रेडियोलॉजी के बारे में, हाँ, बट मैं उतनी निपुणता या उतना एक्सपर्टाइज के हिसाब से नहीं बता पाता हूँ। जितनी जानकारी आज आपसे मुझे मिली है, नो डाउट कि ये इतना नॉलेज जो भी हमारे कंफ्यूज स्टूडेंट्स है या जो कंसर्न पेरेंट्स है, जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हेल्थ केयर सेक्टर में या मेडिकल फील्ड में अपनी सर्विस दे या प्रोफेशन बनाए, तो उनके लिए सच्ची में ये बहुत ही नॉलेजेबल पॉइंटर्स थे या नॉलेजेबल टॉक था जो आपसे गाइडेंस हमें मिला है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स आने वाले हैं या जो भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है, जिनको ऐसा लगता है कि बाबा क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, तो अगर आपको ऐसा कोई भी डर है तो आप न झिझकते हुए, आप कोई भी थॉट न रखते हुए हमारे सुनील सर को आप कांटेक्ट कीजिए। उनका नंबर जो है हम अवेलेबल कर देंगे। आप एनी टाइम उनको कॉल कीजिए, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं भी अवेलेबल हूँ। हाँ, अगर आप रिलेटेड टू रेडियोलॉजी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं स्पेशलाइज चाहूँगा कि आप सुनील सर से उसके बारे में बात कीजिए। वो क्लियर आपको गाइडेंस देंगे, निस्वार्थ गाइडेंस देंगे। इसका कोई पार्ट नहीं है कि हमें आपका एडमिशन यहाँ पे चाहिए इसीलिए हम ये कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर वे मिले आपके प्रोफेशन में या सक्सेस पाने के लिए, जिसकी वजह से आप एक परफेक्ट डिसीजन ले पाओ या एक प्रॉम्प्ट डिसीजन ले पाओ कि मुझे किस फील्ड में आगे जाना है। हाँ, एक बहुत ही लास्ट एक सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है सर, ये करना चाहता हूँ मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसमें, कि बहुत से बच्चों का ये भी एक आप मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो, या बहुत से बच्चों को पता नहीं है कि नीट करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा बच्चों को लगता है। नहीं सर, कैसा है कि मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आप अपना करियर करना चाहते हैं और उसमें भी अगर आप रेडियोलॉजी में आप अपना करियर करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ वोकेशन जो डिग्री की डिमांड आज हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, जो बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री है, बैचलर ऑफ वोकेशन इन रेडियोलॉजी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आप आना चाहते हैं, तो वहाँ पे किसी भी तरीके की नीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके लिए सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप उसका देखेंगे तो सिर्फ 12 HSC पास एनी स्ट्रीम, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो या फिर साइंस से, दोज आर एलिजिबल फॉर दैट बैचलर ऑफ वोकेशन इन रेडियोलॉजी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ओके, सो ये एक कंसर्न क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत से बच्चों को ऐसे लगता है कि बाबा नीट करेंगे तो ही हम मेडिकल फील्ड में जा पाएंगे, या हमारा साइंस बैकग्राउंड ही होना चाहिए हमें मेडिकल फील्ड करने के लिए। पर ऐसा बात नहीं है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसमें ये स्किल्ड बढ़ाने के लिए या स्किल कोर्सेस हेल्थ केयर सेक्टर में भी आए हुए हैं, जिसमें कोई पाबंदी नहीं रखी गई है कि आप सिर्फ साइंस स्टूडेंट होने चाहिए। आप आर्ट्स में भी हो तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, आप कॉमर्स में हो तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। राइट। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ज़्यादा टाइम